हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीआरटीओयू के सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें कोर्स कोड 02CSSHY02 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस 2022 के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें देख लेंगे कि कोर्स शीर्षक हमारा जो है वह है भारत 8वीं सदी से 15वीं सदी तक। इसमें 8वीं सदी से लेकर के और 15वीं सदी तक का दिया हुआ है। आप लोग के पास बुक आया होगा, उसमें होगा। और इसका कोर्स कोड जो है CSSHY02 है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में आखिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है इसका। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 मार्क्स का है और आपको टोटल आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चंस का आंसर करना है, सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम सेक्शन ए। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए जो है हमारा, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और जो सेक्शन बी है उसमें आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है 1 फ्रॉम सेक्शन बी। तो 1 क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन बी से अटेम्प्ट करने हैं एंड जो थर्ड है आपका सेक्शन सी, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर दिया होगा। सेक्शन सी मार्क फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। टोटल 2 क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी से करने हैं। इस प्रकार आप लोगों को टोटल मिला करके 3, 1, 4, 4 to 6, मतलब टोटल आपको क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन और सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन। तो अब चलिए देखते हैं कि आगे किस प्रकार से आप लोगों को अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। खंड क से 3, खंड ख से 1 और खंड ग से 2 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित है। और रही बात मार्क्स की, तो ये भी देख लेते हैं। जो सेक्शन ए है हमारा, इसमें आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और पर क्वेश्चन जो है हमारा 16 मार्क्स का है, यहाँ दिया होगा आगे। तो वो टोटल हो जाएंगे 48 मार्क्स। देख लीजिए यहाँ पे 16 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, तो हमारा 48 मार्क्स जो है इसमें हो जाएगा। और उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को इसमें से 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं। जो सेक्शन सी है उसमें आप लोग को 2 क्वेश्चन करना है जो कि 6 मार्क्स का है। तो ऐसे समझ सकते हैं सिंपली हम लोग। पहले तो जो सेक्शन है हमारा, सेक्शन ए, उसमें कितने क्वेश्चन करने हैं? तो 3 क्वेश्चन करना है। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है, तो टोटल हो जाएगा 48 मार्क्स। ओके। सेकंड है हमारा सेक्शन बी, उसमें से आपको केवल 1 क्वेश्चन करना है और वो क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का रहेगा, तो ये आपका हो गया 10 मार्क्स। और थर्ड जो सेक्शन है उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और ये टोटल 6 मार्क्स का है, तो आपका ये हो जाएगा 12 मार्क्स। टोटल ऐड करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा हमारा 7। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 70 मार्क्स का है। आई होप कि आप लोगों को ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जो है कि आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 8वीं से 15वीं सदी के बीच में जो भी दिया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजपूत कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें आंसर करना है, ये 16 मार्क्स का है, कि आखिरकार राजपूत काल जो था उस टाइम सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी समाज में, ठीक है। इस पर एनालिसिस एंड तक बने रहिएगा। इस पर इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे एज पॉसिबल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए कि आखिरकार वे कौन से कारण हैं जिनके कारण राजपूत जो थे वो तुर्कों से पराजित हो गए, उसका हमें मूल्यांकन करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है, आखिर वे कौन कौन से कारण थे, रीजन थे जिनकी वजह से तुर्क जो हैं वो जीत गए। किनके ऊपर? तो राजपूतों पर, और राजपूतों की हार हुई, पराजय हुई। आखिर वो कौन कौन से कारण थे? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें कि वो जो तुर्क थे वो काफ़ी घुड़सवार थे, उनके पास काफ़ी अच्छी जो सैन्य शक्ति थी, और वो लोग तीरंदाजी में भी निपुण थे। तो आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सूफीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि जो सूफीवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सूफीवाद की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उन्हें डिफाइन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति किस प्रकार से अपनाई थी, उसके बारे में डिफाइन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी कैसी थी। क्रिटिकली एग्जामिन द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो हमें क्रिटिकली एनालिसिस करना है इसका। तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। जो सेक्शन ए था इसमें 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने हैं, जिनमें आपको 5 क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो इसमें देखते हैं 10 मार्क्स का है और आपको केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया है, बहमनी प्रशासन का उल्लेख कीजिए, डिस्क्राइब द बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन। ये 10 मार्क्स का है, आपको इनमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। 7th दिया हुआ है, थ्रो लाइट ऑन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। जो सल्तनत पीरियड है उस पर हमें प्रकाश डालना है। सल्तनत केंद्रीय प्रशासन पर प्रकाश डालिए, केंद्रीय प्रशासन आखिरकार सल्तनत कालीन में कैसा था उस पर हमें वर्णन करना है, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन दो क्वेश्चंस में से आपको केवल एक करना है, तो आप लोग देख लेंगे इसे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है हमारा सेक्शन सी का है और इसमें पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और इसमें आपको केवल 2 अटेम्प्ट करना है। तो पहला पूछा है भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन को आप लोगों को डिफाइन करना है। सेकंड दिया हुआ है इसमें 9 नंबर क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, इसे खिलजी भी बोलते हैं या खलजी दिया हुआ है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में हमें बताना है। तो ये हो गया हमारा टोटल पेपर, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनका भी आंसर्स कैसे लिखना है आप लोगों को, तो ये देख लेते हैं। और साथ ही साथ बाकी अगर क्लासेस चाहिए होगी इसकी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। इस पेपर का तो एग्ज़ाम शायद 7 जुलाई को है, तो इसीलिए ये लाया गया है स्पेशली। चलिए देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि राजपूत कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि राजपूत कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। चलिए तो ये आंसर तैयार किया है हमने। देखते हैं कि राजपूत कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो किसी भी समाज की अगर आपको सामाजिक जीवन उनके बारे में देखना है कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, तो वहाँ पर हम सिंपली क्या देखेंगे कि आखिरकार वहाँ का समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है वहाँ पर एजुकेशन कैसा है, या फिर वहाँ पर स्त्रियाँ जो हैं उनकी कंडीशन कैसी है, फीमेल्स की कंडीशन कैसी है वहाँ पर। तो ये सब हम समाज में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, राजपूत कालीन सामाजिक जीवन, जाति प्रथा की कठोरता थी, समाज परंपरा 4 वर्णों
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त अन्य जातियों एवं उपजातियों में बटी हुई थी। मतलब राजपूत काल जब चल रहा था उस टाइम जो जाति थी वो जाति प्रथा अपने चरम सीमा पर थी। कठोरता के साथ उसका पालन किया जाता था और समाज जो है 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था। साथ ही साथ अन्य उपजातियां भी इनकी बन चुकी थी। अनेक जातियां अछूत समझी जाती थी जिन्हें गांव एवं नगरों के बाहर निवास करना पड़ता था। इससे आप समझ सकते हैं कि राजपूत काल में सामाजिक जीवन कैसा था। वहाँ पर कुछ ऐसी भी अछूत जातियाँ समझी जाती थी जिनको गांव के बाहर भी रहना पड़ता था। मतलब भेदभावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। आगे देखते हैं ब्राह्मण। चूँकि ब्राह्मण सदा की तरह इस युग में भी प्रतिष्ठित एवं सर्वोच्च स्थान प्राप्त था इनको। जैसे वैदिक काल में भी ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो ठीक वैसे ही राजपूत काल में भी ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, सर्वोच्च स्थान। सेकंड है हमारा क्षत्रिय। युद्ध तथा शासन संचालन का कार्य। क्षत्रिय चूँकि युद्ध कला में निपुण होते थे तो वो लोग युद्ध तथा शासन संचालन का कार्य करते थे। थर्ड है वैश्य। वैश्य जो है वाणिज्य व्यापार का कार्य करते थे, व्यापारी का कार्य करते थे। शूद्र जो है कृषि का कार्य, शिल्पकारी का कार्य या फिर अन्य वर्णों की सेवा का कार्य करते थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और ब्राह्मण जो है हमेशा की तरह कर्मकांड वगैरह जो भी था उसमें लिप्त था और उसे समाज का सबसे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। और क्षत्रिय जो थे वो युद्ध कला में पारंगत थे, इसी वजह से उन्हें शासन संचालन का कार्य सौंपा गया था। और वैश्य जो थे वो व्यापार वाणिज्य का कार्य संभालते थे। और शूद्र जो है कृषि कार्य करते थे, शिल्पकारी करते थे, अन्य वर्णों की सेवा का भी कार्य करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग में जो विभाजित था, इसके आधार पर समाज देख लिया हमने। अब देखते हैं कि राजपूत काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियां क्या करती थी। तो स्त्रियां पति भक्त होती थी, धर्मपरायण और बहादुर, सतीत्व की रक्षार्थ होती थी, चिता में जीवित भस्म हो जाती थी। आप लोगों ने जौहर प्रथा सुना होगा, जिसमें अपने रानी पद्मिनी को भी देखा होगा, जो पूरी मतलब स्त्रियों के साथ मिल करके और जौहर प्रथा करती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। और बाल विवाह, विधवा को हीन दृष्टि से देखा जाता था इस समय। तो राजपूत स्त्रियों की यहाँ पर दशा दिखाई गई है कैसी थी। नेक्स्ट देखते हैं वर्ण व्यवस्था। राजपूतों की एक अलग जाति बनने के अतिरिक्त हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में और भी गहरे परिवर्तन हुआ। जैसे हिंदू धर्म जो था उसमें कई तरह के अन्य जातियाँ और उपजातियाँ बढ़ने लगी। इसी युग में जातियों के विभाजन हुए और उनके उपजातियाँ बनने गई और जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जैसे दिखा कि राजपूत वर्ग बढ़ रहा है तो वैसे ही अन्य भी अब अपने जो है विद्रोह करने लगे और कई उपजातियाँ नई बनने लगीं। हम देखते हैं स्त्रियों की दशा। राजपूतकालीन भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था। राजपूत अपनी स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान करते थे और उनकी मान मर्यादा एवं सतीत्व की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। राजपूत काल में विवाह स्वयंवर प्रथा द्वारा होता था। इससे आपको समाज के बारे में पता चल रहा होगा कि राजपूत काल में स्वयंवर द्वारा विवाह हो रहा है। और यहाँ पे देखने को मिला है कि धनी व निर्धन सभी राजपूतों में यह प्रथा जो है प्रचलित थी। स्वयंवर से विवाह का जो प्रचलन था वो धनी हो चाहे निर्धन, दोनों जगह पर ये देखने को मिलता है। और आगे वैवाहिक व्यवस्था देखते हैं। समाज, चूँकि वैवाहिक व्यवस्था भी किसी भी समाज का एक मुख्य हिस्सा होता है, तो यद्यपि स्वजातीय विवाह अच्छा समझा जाता था, मतलब एक ही जाति में विवाह करना अच्छा समझा जाता था, परंतु अंतर जातीय तथा अंतर धार्मिक विवाह भी प्रचलित था। उस समय अंतर जातीय, इंटर कास्ट और अंतर धार्मिक, इंटर रिलीजन जो विवाह थे, मैरिज थे, वो भी प्रचलित हो गए थे। अनुलोम विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अनुलोम विवाह आप लोग जानते होंगे, उसमें उच्च कुल के पुरुष का निम्न कुल की स्त्री से विवाह होता था, तो अनुलोम विवाह उसे कहा जाता था।
पश्चिम भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह करते थे, जो ब्राह्मण उच्च वर्ग का है चूँकि, और क्षत्रिय कन्या से विवाह करते थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ब्राह्मण कवि रामेश्वर जो थे, उन्होंने चौहान राजकुमारी अवंती सुंदरी से विवाह किया था। स्वयंवर की प्रथा देखें तो यहाँ पर प्रचलित थी समाज में। जैसे कन्नौज के राजा रामचंद्र की पुत्री संयोगिता ने स्वयंवर में अपने पिता के शत्रु पृथ्वीराज चौहान का वरण किया था। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्वयंवर का भी प्रथा प्रचलित था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि साधारण समाज में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। जो स्वयंवर की प्रथा यहाँ दिख रही है वो केवल उच्च घरानों में ही देखने को मिलती थी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो साधारण समाज है वहाँ पर यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमने क्या क्या देखा, तो राजपूत काल में सामाजिक व्यवस्था जो थी उसे देख लिया। अब देखते हैं राजपूत काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो मुख्य रूप से आप लोग इसमें मेनली याद कर सकते हैं कि ये जो राजपूत कालीन आर्थिक व्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। और यहाँ पे हेमचंद, यहाँ पे एक मेन नाम है, इसे याद रखेंगे, हेमचंद कृत, उनके द्वारा लिखित है प्रबंध चिंतामणि। इसमें 17 प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है। शून्य पुराण से भी पता चलता है कि 50 से भी अधिक प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता था। तो यहाँ पर कुछ प्रूफ दिए गए हैं। जैसे हेमचंद्र द्वारा लिखित जो प्रबंध चिंतामणि है उसमें 17 प्रकार के धान्य का उल्लेख मिला है, और शून्य पुराण जो है उसमें 50 से भी अधिक प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता था। ऐसा उल्लेख राजपूत काल के समकक्ष में मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं कृषकों को नाना प्रकार के कर देने पड़ते थे। राजपूत काल में विभिन्न प्रकार के कृषकों को, किसानों को कर देना पड़ता था, जिसमें देख लेते हैं। पहला है भाग। भाग किसे कहते थे, तो कृषकों से उपज के अंश के रूप में जो लिया जाता था कर, उसे भाग कहा जाता था। सेकंड है भोग। राज्य के उपभोग के लिए समय समय पर प्रजा द्वारा दिया जाता था, जो उसे भोग के नाम से जाना जाता था। तीसरा है बलि। राजा को उपहार के स्वरूप में दिया जाने वाला कर बलि के रूप में जाना जाता था। और फोर्थ है हिरण्य। तो ये नकद वसूल किया जाने वाला कर था, इसे हिरण्य के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारा हो गया राजपूत काल के सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। कि आखिरकार तुर्कों के विरुद्ध राजपूत क्यों हार गए, आखिर उनका कारण क्या था हारने का, तो इसे देखना है। तो चलिए देखते हैं, इसके भी आंसर हमने लिखे हैं, यहाँ देखते हैं। चूँकि ये 2022 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, तो आई थिंक आप लोग को बेनिफिट मिलेगा इससे बहुत ज़्यादा। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो देखते हैं उत्तर इसका। राजपूत जाति विश्व की महान जातियों में से एक थी। राजपूतों में वीरता, शौर्य और स्वामी भक्ति थी, किंतु एकता का अभाव, पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष, कूटनीति का अभाव, सरल स्वभाव, मनोविनोद आदि से ऐसे अवगुण थे जो उनके पतन के कारण बने। कहने का अर्थ ये है कि जो राजपूत जाति है वो विश्व की महान जातियों में से एक थी, फिर भी और उनके अंदर जो राजपूत थे उनके अंदर वीरता, शौर्य और स्वामी भक्ति जैसे गुण देखने को मिले। वहीं साथ ही साथ उनके अंदर एकता का अभाव भी मिला देखने को। पारस्परिक ईर्ष्या, एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, कूटनीति का अभाव और सरल स्वभाव देखने को मिला। और वो लोग मनोविनोद में लिप्त रहते थे। ऐसे अवगुणों के कारण ही उनका पतन हुआ। तो कुछ पतन के मुख्य कारण हैं राजपूतों के, तो इन्हें देख लेते हैं। राजपूतों के पतन के कारण। तुर्क आक्रमणकारियों के हाथों राजपूतों के पराजित होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है हमारा, टोटल 10 कारण हैं। पहला है अयोग्य सेनापति, दूसरा है सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की उपेक्षा, तीसरा है राष्ट्रीय भावना का अभाव, चौथा है सैन्य दोष, पांचवा है प्राचीन युद्ध प्रणाली और छठवा है राजनीतिक एकता का अभाव,
सातवां है धार्मिक कारण, आठवां आर्थिक कारण, नौवां भाग्यवादिता और नैतिक आदर्श, और 10वां है मुस्लिम सेना का कुशल संगठन। तो एक एक करके इसे डिस्कस करेंगे। अयोग्य सेनापति का अर्थ है कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो तुर्की आक्रमण हुआ करते थे, वो जो थे वो अलग से सेनापति अपना रखते थे और खुद मतलब अलग से वार करते थे। तो यहाँ पर और ये जो राजपूत के थे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वयं सेनापति का कार्य भी कर लेते थे। तो जिससे अगर वो घायल हो गए, सेना जो हमारे राजा थे अगर वो सेनापति का कार्य कर रहे हैं, तो अगर वो घायल हो गए युद्ध में तो क्या होगा कि पूरी उनकी जो पलटन है, मतलब जो उनका पूरे सैनिक हैं, वो क्या करेंगे, उनमें भगदड़ मच जाएगी। तो अयोग्य सेनापति का होना भी यहाँ पर मतलब सेनापति अगर योग्य नहीं रखते हैं तो इससे भी युद्ध के परिणाम बहुत विपरीत पड़ सकते हैं, यहाँ समझे जा सकता है। चलिए अब एक एक करके इन जो हमारे कारण हैं इनको डिस्कस करते हैं। पहला अयोग्य सेनापति देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिरकार क्यों अयोग्य सेनापति जो हमारा रीजन हम दे रहे हैं, आखिरकार कैसे ये तुर्कों के विजय का कारण बना और पराजय राजपूतों के पराजय का कारण बना। तो देखते हैं यहाँ पर अयोग्य सेनापति। बार बार पराजय का मुख्य कारण राजपूत सेनापति व्यक्तिगत वीरता एवं शौर्य दिखाने के मोह में सेना का संचालन ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। मतलब बार बार पराजय का मुख्य कारण उनका था कि वो सेनापति व्यक्तिगत वीरता और शौर्य दिखाने के मोह में फंस जाते थे और इसी के फलस्वरूप क्या होता था कि और इसी की वजह से संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता था सेना का। और जबकि तुर्की जो थे, तुर्क आक्रमणकारियों के सेनापति अपना अधिक ध्यान सैन्य संचालन पर ही देते थे। कहने का अर्थ है कि जो राजपूत के सेनापति थे वो अपने आप को मोह माया में शौर्य दिखाने के चक्कर में फंसे रहते थे, जबकि जो तुर्क आक्रमणकारी हैं उनके जो सेनापति थे वो अत्यधिक ध्यान अपना सैन्य संचालन पर देते थे। भारतीय सेना का संचालन करने के लिए उनके पास महमूद गजनवी जो कि 971 से 1030 तक रहा, या मोहम्मद गौरी जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जैसा कोई आक्रामक शासक योद्धा नहीं था। हमारे भारतवर्ष में ऐसा शासक नहीं था जैसे महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, ये सब आक्रामक थे। राजा स्वयं ही सेनापति होता था और राजा के घायल होते ही सेना में भगदड़ मच जाती थी। जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जब राजा घायल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो सेना रहेगी उसमें भगदड़ मच ही जाएगा। इस प्रकार सेनापति की अयोग्यता के कारण भी बार बार राजपूत सेना को अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये हमारा हो गया अयोग्य सेनापति। दूसरा देखते हैं सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की उपेक्षा। सीमांत मतलब जैसे आपका जो सीमा है, मान लीजिए यहाँ है, तो इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उसकी सुरक्षा की उपेक्षा राजपूत किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी हार हुई। देखते हैं इसे एक्सप्लेन किया गया है। राजपूतों ने सीमांत प्रदेशों को सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया था, यह पता होते हुए भी कि आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम से आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा राजस्थान हरियाणा वाला क्षेत्र है, तो जैसे करके और ये जानते हैं कि जो आक्रमणकारी हैं इधर से पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ से भारत में आ सकते हैं, फिर भी ये लोग सचेत नहीं रहे, सुरक्षा के प्रति उदासीन रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूत अपनी इच्छा सुरक्षा अच्छी तरह से नहीं कर पाए और तुर्कों ने उन्हें पराजित कर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी। जाहिर सी बात है, जब आप अपने बॉर्डर एरिया को सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे तो बाहर के जो आक्रमणकारी हैं वो अंदर प्रवेश करेंगे ही, जिससे उनका जो मुस्लिम शासन है उसकी नींव पड़ गई। ऐसे ही देखते देखते आगे देखते हैं। ये तो सेकंड वाला हो गया। थर्ड है हमारा राष्ट्रीय भावना का अभाव। राजपूतों में धार्मिक भावना उस प्रकार की नहीं थी जैसी कि मुसलमानों में थी। साथ ही राजपूतों में राष्ट्रीय भावना का भी पूर्ण अभाव था। देश प्रेम था, देश रक्षा की भावना न होने के कारण भी उन्हें कभी भी संयुक्त रूप से तुर्कों को रोकने का प्रयास नहीं किया। वो सब मतलब सभी अपने अपने में लगे रहते थे।
टुकड़ों टुकड़ों में शासन किया करते थे, जिसकी वजह से कभी एकजुट होकर के और तुर्कों के खिलाफ तुर्कों को रोकने का प्रयास नहीं किया इन्होंने। राजपूतों में स्थानीय प्रेम और सत्ता स्वार्थ इतना अधिक था कि वे एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे, वे आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त युद्ध के लिए केवल राजपूत जाति ही जानी जाती है, अन्य जातियों को युद्ध से कोई मतलब ही नहीं था। राजपूत ही आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे युद्ध में, बाकी सब अन्य जातियों का कोई मतलब नहीं था। इससे भी राजपूत तुर्कों द्वारा पराजित हो गए। अगर सभी एकजुट होते तो ऐसा नहीं हुआ होता। फोर्थ है हमारा सैन्य दोष। राजपूतों की सेना में अनेक दोष थे। राजपूतों की सेना में गज सेना प्रधान थी। चूँकि गज मतलब आप लोग जानते हैं हाथी होता है, और अगर गज सेना प्रधान है, जाहिर सी बात है कि अगर हम हाथी अगर गज सेना का प्रमुख है तो अगर वो घायल होता है तो वो पूरे उस क्षेत्र में जो सैनिक हैं उनको भी प्रभावित करेगा ना। देख लेते हैं यहाँ। राजपूतों की सेना में अनेक दोष थे। राजपूतों की सेना में गज सेना प्रधान थी, जो कि युद्ध क्षेत्र में उनके लिए हानिकारक सिद्ध होती थी। राजपूतों की पैदल सेना की अधिकता भी उनकी पराजय का कारण बनी। सामंतवादी सैन्य व्यवस्था होने के कारण सैनिकों में सामंतों के प्रति भक्ति होती थी। इस प्रकार की सेना पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। चूँकि छोटे छोटे सामंत बन गए हैं तो उनके जो हेड होंगे वो उन्हें कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से राजा का उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता था। भारतीय सैनिक संगठित नहीं थे और वे कूपमंडूक थे, कुएं के मेढक के समान थे। सैन्य दोषों ने भी राजपूतों को पराजित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चूँकि हम यहाँ पर कारण ही देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज किया गया है कि आखिरकार वो क्या कारण थे जिनके कारण राजपूतों की हार हुई और तुर्क विजय करके चले गए। नेक्स्ट देखते हैं, कोई अन्यथा नहीं लेगा। प्राचीन युद्ध प्रणाली। राजपूतों की युद्ध प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण थी। राजपूत परंपरागत युद्ध प्रणाली द्वारा ही लड़ते थे। राजपूत कोई नवीन युद्ध प्रणाली नहीं सीख पाए, जबकि तुर्क आक्रमणकारियों ने नई युद्ध प्रणाली से युद्ध करके ही विजय प्राप्त की। जैसा कि पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वे कुशल घुड़सवार थे। राजपूतों के पास घुड़सवार सेना का न होना, चूँकि तुर्कों के बारे में बताया था मैंने कि वो बहुत ही घुड़सवार भी थे, साथ में तीर कमान का भी प्रयोग करते थे। और वही यहाँ पे बताया गया कि राजपूतों के पास घुड़सवार सेना का न होना और तीर कमान का प्रयोग करना तो हानिकारक रहा ही, साथ ही बिना योजना के युद्ध लड़ना भी। चूँकि ये लोग तीर कमान का प्रयोग करते थे वे सब, और जो तुर्की थे वो घुड़सवार होते थे, उस पर से वार किया करते थे। तो इस प्रकार और बिना योजना के युद्ध लड़ना भी उनकी पराजय का प्रमुख कारण बना। कोई भी युद्ध हो उसमें बिना योजना के अगर हम कूद पड़ेंगे तो उसमें सफलता नहीं ही मिलेगी। नेक्स्ट कारण देखते हैं क्या है। 6 नंबर है राजनीतिक एकता का अभाव। राजपूत काल में भारत की राजनीतिक दशा बड़ी शोचनीय थी। राजपूत राजा आपस में युद्ध करते रहते थे, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों का उन्होंने कभी भी सम्मिलित होकर सामना नहीं किया। भारत में राजनीतिक एकता के अभाव के कारण राजपूत तुर्कों के हाथी पराजित हुए, क्या दिया है, तुर्कों के हाथों पराजित हो गए। यही कारण था कि राजनीतिक एकता का भी अभाव देखने को मिला। और साथ ही साथ धार्मिक कारण भी देख लेते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण हिंदू कमज़ोर होते जा रहे थे। वे अपने उपास्य देव को प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे। जबकि रहेगा, जो मुसलमान के लिए तलवार ही धर्म था। मुसलमान विभिन्न उपास्य देवों को न पूजकर केवल अल्लाह में विश्वास करते थे और इससे मुस्लिम समाज संगठित था। हिंदुओं में इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। उनका धर्म खतरे में है या उन अपने धर्म का प्रसार करना चाहिए। जबकि आक्रमणकारी मुसलमान धार्मिक जोश के साथ भारत आए, उनका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार और हिंदू धर्म को नष्ट करना था। इसलिए मुसलमान भी जी जान से लड़े और उन्होंने राजपूतों को पराजित कर दिया। तो यहाँ पर धार्मिक कारण भी था कि यहाँ पर सभी लोग अपने अपने उपास्य देवता में लगे हुए थे, जबकि
मुसलमान जो थे उनके लिए तलवार ही धर्म था और वो अल्लाह में विश्वास रखते थे, और हिंदू धर्म के जगह पर वो अपना मुस्लिम धर्म जो था उसे विकसित करना चाहते थे। नेक्स्ट है आर्थिक कारण देखते हैं। इस काल में राजपूत परस्पर लड़ते रहते थे, उनका राजकोष आपसी लड़ाइयों में ही नष्ट होता है। जैसे पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि छोटे छोटे जो राजा होते थे वो आपस में ही फाइट करते रहते थे, और इसी की वजह से उनका जो राजकोषीय मतलब धन संपत्ति थी इसी में समाप्त हो जाता था। राजकोष की कमी के कारण सैनिक शक्ति क्षीण हो जाती थी। जब भी कोई देश अगर उसके ऊपर वित्तीय संकट आता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी सैन्य शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, और ऐसे जगह पर दूसरे आधिपत्य अपना जमाने लगते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ कि आपस में ही लड़ाई करते रह गए ये लोग और राजकोष खाली हो गया, जिससे इनकी सैन्य शक्ति क्षीण हो गई, और सैन्य शक्ति क्षीण हो गई जिससे और दूसरे जो लोग थे वो दान दक्षिणा में ही धन मंदिरों में एकत्रित हो जाता था। दान दक्षिणा करते थे, मंदिर में धन इकट्ठा होगा और उसका कोई यूज नहीं करते थे। मंदिरों में एकत्रित धन किसी कार्य में नहीं लगता था, अतः इस धन का सदुपयोग न होने के कारण सैन्य शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई। अगर उसका यूज सैन्य शक्ति में हुआ होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। और मंदिरों के नैतिक वातावरण कलुषित होता गया, क्योंकि कहीं भी धन इकट्ठा होगा तो वहाँ का जो माहौल है वो वातावरण अगर है तो कलुषित हो ही जाएगा। मतलब तरह तरह की बुराइयाँ फैलने लगेगी, लोगों के मन में मतलब सामान्य विचार नहीं आ पाएंगे। और आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी राजपूत पराजित हुए और तुर्क आक्रमणकारी विजय हुए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, रीजन है जो जिनकी वजह से राजपूतों की हार हुई और तुर्कों की विजय हुई। और यहाँ पे दो और कारण है, इसे भी देख लेते हैं। भाग्यवादिता और नैतिक आदर्श। राजपूत अपने भाग्य पर बहुत अधिक भरोसा करते थे, बहुत अधिक ये लोग बिलीव करते थे, अपने फैटलिस्ट थे, भाग्यवादी थे ये लोग, पर इसी भाग्य ने उन्हें धोखा दिया। इसके विपरीत तुर्क आक्रमणकारियों ने अनेक युद्ध केवल भाग्य के कारण ही जीते। इसके अतिरिक्त राजपूत अपने नैतिक आदर्शों के साथ लड़ते थे। जो राजपूत थे अपने नैतिक आदर्श पर सर्वप्रथम रहते थे, खड़े रहते थे, अडिग रहते थे। धर्म, युद्ध, वीर गति प्राप्ति की इच्छा, निहत्थे पर वार न करना, युद्ध से न भागना, कायरता व छल कपट की जो नीति का प्रयोग न करना, इनके उच्च आदर्श थे। और इनके वजह से भी कहा जा सकता है कि राजपूतों की पराजय का ये कारण बना, क्योंकि ये लोग निहत्थे जो होते थे, लोग उन पर वार नहीं करते थे। ये लोग अपने जो भी मतलब कि क्या कह सकते हैं कि अपने जो कर्तव्य है, नैतिक आदर्श है, उनको किसी भी कंडीशन में नहीं मिटने देते थे। तो ये भी कारण बन सकता है अपने आदर्शों पर अडिग रहना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम सेना का कुशल संगठन। राजपूतों की सेना की तुलना में मुस्लिम सेना का संगठन अधिक अच्छा था। जो मुस्लिम सेना थी उनका संगठन काफ़ी अच्छा था। राजपूत हाथियों पर अधिक विश्वास करते थे, जो घायल होते ही अपनी ही सेना को रौंद डालते थे। तुर्क घुड़सवारों के बारे में इस्माइल ने कहा है, और इस्माइल एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि वे घोड़े की पीठ पर बैठे हुए और गतिशील रहते हुए धनुष का प्रयोग करते थे। इन्होंने बताया है कि जो मुस्लिम शासक थे वे लोग घोड़े पर तो चलते ही थे, साथ ही साथ तीर का भी बहुत तेजी के साथ प्रयोग करते थे। और जबकि जो राजपूत थे वो हाथियों पर अधिक विश्वास करते थे। तो हाथी इतने बड़ा जानवर है, तो वो चूँकि जब घायल होगा तो अपने आसपास के जो भी सैनिक रहेंगे उनको तो रौंद डालेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि वो घायल होते ही अपनी सेना को रौंद डालते थे। और जो ये तुर्की थे ये लोग काफ़ी घोड़े का प्रयोग करते थे और उस पर धनुष का प्रयोग करते थे, धनुष तीर का प्रयोग करते थे। यह इन्हें धीमी गति से चलने वाली राजपूत सेनाओं के मुकाबले एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता था, क्योंकि जो पैदल सेना थी वो बहुत ही धीमे धीमे चलती थी राजपूतों की, और ये जो तुर्क थे घोड़े से चलते थे, साथ ही
तीरंदाजी भी करते थे लोग, तीर कमान धनुष का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर भी उन्हें एक बेनिफिट मिला है तुर्कों को राजपूतों से जीतने के लिए। आगे देखते हैं। ये तो हो गया है। डॉक्टर सरकार ने कहा है कि सीमा पार के इन आक्रमणकारियों के शस्त्रों और घोड़ों ने इनको भारतीयों पर विवाद रहित सैनिक श्रेष्ठता प्रदान की। इसके अतिरिक्त राजपूत रक्षित सेना भी नहीं रखते थे। तो ये सारे कारण थे जिनके कारण यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस थे जिनके कारण राजपूतों की तुर्कों पर क्या हुई, राजपूत हार गए और तुर्कों की विजय हो गई। अगर आगे निष्कर्ष देख लेते हैं तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी कारणों से राजपूतों की पराजय हुई। डॉक्टर घोषाल ने मूलतः सैनिक कमजोरी को राजपूतों को पराजय का कारण माना है। और यहाँ पर जो डॉक्टर घोषाल है उन्होंने माना है कि राजपूतों की जो यहाँ पर राजपूतों की जो पराजय का मुख्य कारण है उन्होंने सैनिकों की कमजोरी को माना है। और इन्होंने बताया कि राजपूत राजा अपनी वीरता और महानता दिखाने के मोह में परस्पर लड़ते रहते थे। इन शासकों का नैतिक पतन भी उनकी पराजय के लिए उत्तरदायी था। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने 16 मार्क्स वाले जो थे उनको देखा और समझा कि आखिरकार राजपूत काल में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। साथ ही साथ हमने देखा कि आखिरकार राजपूतों की क्यों पराजय हुई, क्यों तुर्की आक्रमणकारी जो थे वो राजपूतों पर विजय प्राप्त कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बाकी टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।